नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 29 जुलाई 2025 और आप देख रहे हैं स्टडी विद बादल, जहां पढ़ाई होती है सीधे सिलेक्शन की सोच के साथ। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यहाँ हर दिन आपको मिलेगा 16 सबसे जरूरी क्वेश्चन, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में, सरकारी स्रोत और एनसीईआरटी के आधार पर एकदम भरोसेमंद कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी और बढ़ते हैं अपने सपनों की ओर। चलो, इसी के साथ अपना आज का पहला सवाल है। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इन जुलाई 2025 which state government launched the मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2.0? ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा बिहार। चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं उद्यम योजना क्या है। बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2.0 की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख तक की वित्तीय सहायता देने के लिए है। 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख ब्याज रहित ऋण होता है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इंग्लिश में वाले इन जुलाई 2025 द बिहार गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2.0, a scheme offering financing support of up to 10 lakh, 5 lakh as a grant and 5 lakh as an interest-free loan to SC, ST, OBC and women entrepreneurs. The focus is on promoting micro industries in rural बिहार। थोड़ा इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। योजना को बिहार उद्योग विभाग द्वारा लागू किया गया है। इम्प्लीमेंटेड बाय बिहार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला संस्करण 2021 में शुरू किया गया था। द फर्स्ट वर्जन वाज लॉन्च्ड इन 2021। पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष और न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास होनी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी 18 to 50 year old and at least 12 पास। लाभार्थी को 3 महीने का उद्यमिता प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बेनिफिशियर अंडरगो 3 मंथ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुलाई 2025 को किस संस्था ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? Which organization successfully tested the Agni Prime missile on 26 जुलाई 2025? इसमें ऑप्शन दे रखा है इसरो, डीआरडीओ, हेल और बीआरसी। तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। चलो थोड़ा समझते हैं डिटेल से इसको। 26 जुलाई 2025 को डीआरडीओ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी 26 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। यह अग्नि श्रृंखला की अग्नि पीढ़ी की मिसाइल है और 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। इंग्लिश मीडियम वाले On 26 July 2025, DRDO successfully test-fired the Agni Prime missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island, Odisha. It is the next generation missile of the Agni series and has a range of 1000 to 2000 किलोमीटर।
एडिशनल फैक्ट में क्या देखा है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। डीआरडीओ ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अग्नि प्राइम एक ड्यूल स्टेज मिसाइल है जिसमें एडवांस्ड कंपोजिट सामग्री का उपयोग किया गया है। अग्नि प्राइम इज ए ड्यूल स्टेज मिसाइल मेड यूजिंग एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल। चलो, डीआरडीओ का जब नाम आ गया तो डीआरडीओ के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसी जानकारी आपको हर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। और दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुलाई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने फीडे वर्ल्ड चेस कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया? Which Indian players reached the quarter-final of the FIDE World Cup चेस कप FIDE वर्ल्ड चेस कप इन जुलाई 2025? इसमें ऑप्शन दे रखा है, आर आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, निहाल सरीन, हरि कृष्णा। तो इसका आंसर होगा डी गुकेश। थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। तमिलनाडु के डी गुकेश जुलाई 2025 में वर्ल्ड चेस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने चौथे राउंड में विश्व रैंकिंग टॉप 20 खिलाड़ी को हराया। डी गुकेश फ्रॉम तमिलनाडु, इंग्लिश में वाले, डी गुकेश फ्रॉम तमिलनाडु became the youngest Indian to enter the quarterfinal of the FIDE World Chess Cup in July 2025 after defeating a top 20 ranked player in round 4। समझिए। चलो, थोड़ी इसके बारे में डिटेल जानकारी समझ लेते हैं अतिरिक्त के रूप में। डी गुकेश को 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला था। डी गुकेश रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड इन 2024। अच्छा, फीडे के नाम है तो फीडे की स्थापना 1924 में हुई थी। फीडे वाज फाउंडेड इन 1924 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लोसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन विश्वनाथन आनंद। समझ गए? चेस की बात चल रही है और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुलाई 2025 में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? Which Indian city was declared a UNESCO World Heritage Site in July 2025? ऑप्शन में देखा है, वाराणसी, अमरावती, भुवनेश्वर, धोलावीरा। तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। यूनेस्को ने भुवनेश्वर को उसके प्राचीन मंदिर स्थापत्य जैसे लिंगराज मंदिर के कारण जुलाई 2025 में विश्व धरोहर घोषित किया। यह शहर मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले, भुवनेश्वर was declared a UNESCO World Heritage Site in July 2025 due to its ancient temple architecture such as the Lingaraj Temple. The city is often called the City of Temples, मंदिरों का शहर। एडिशनल फैक्ट के अंदर आ गए हैं। यूनेस्को की बात है, यूनेस्को हम जानते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। यूनेस्को वाज फाउंडेड इन 1945 और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस और भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है
भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। अच्छा, लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का है और कटक शैली में बना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिंगराज मंदिर कौन सी शताब्दी का है और कौन सी शैली में बना है। तो याद रखना, लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का है और कटक शैली में बना है। इंग्लिश में वाले लिंगराज टेम्पल इज फ्रॉम द 11th century and built in कलिंग स्टाइल। समझ गए? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुलाई 2025 में ब्रिक्स समूह में किस देश को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? Which country was officially added to ब्रिक्स इन जुलाई 2025? ऑप्शन में दे रखा है मिस्र, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तुर्की। जब ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स के अंदर जुलाई 2025 में मिस्र को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। जुलाई 2025 में मिस्र को ब्रिक्स समूह की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई। यह निर्णय 2024 शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इससे ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव और बढ़ा है। इंग्लिश में वाले इन जुलाई 2025 इजिप्ट बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स एज डिसाइडेड इन 2024 समिट, फर्दर इनहेंसिंग द ग्लोबल आउटरीच ऑफ द ब्रिक्स अलायंस। समझ गए कि मिस्र को निर्देश सदस्य बनाया गया। और एडिशन फैक्ट में जानते हैं कि ब्रिक्स के अंदर 6 देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। 6 देशों का ग्रुप बन गया। ब्रिक्स नाउ हैज ए 6 मेंबर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। कोई स्थानीय मुख्यालय नहीं है इसका। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जगह पर कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई चीन के अंदर। इसमें वाले ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, चाइना। चलो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन पर। उससे पहले दोस्तों याद आ गया स्टैटिक जीके, इंडियन कल्चर और हिस्टोरी का पार्ट। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, एग्जाम ओरिएंटेड है और इंफॉर्मेटिव है, तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। चलो क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई थी? इन which year was the Indian Penal Code IPC implemented? ऑप्शन दे रखा है 1858, 1860, 1862, 1870। इसका आंसर होगा 1862। थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे इसको। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1862 में लागू की गई। चलो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में तैयार की गई थी, लेकिन इसे भारत में 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। इसे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बने फर्स्ट लॉ कमीशन ने तैयार किया था। यह देश में आपराधिक कानून का मुख्य आधार है। इंग्लिश में वाले द इंडियन पेनल कोड आईपीसी was drafted in 1860 and came into force on 1 January 1862. It was prepared under the First Law Commission headed by Lord Macaulay. It forms the backbone of criminal law in India. और इसका एडिशन कुछ जानेंगे। लॉर्ड मैकाले को भारतीय विधि प्रणाली का निर्माता माना जाता है। लॉर्ड मैकाले इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। आईपीसी की जगह अब नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। आईपीसी इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह कानून पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर से। एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया
इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी। आईपीसी है 511 सेक्शन इन टोटल। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। नटराज की कांस्य प्रतिमा किस कालखंड से संबंधित है? द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ नटराजन बिलोंग टू विच हिस्टोरिकल पीरियड? ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। मौर्य काल, चोल काल, गुप्त काल, विजयनगर काल। तो नटराज की कांस्य प्रतिमा किस कालखंड से है? चोल कालखंड से। और डिटेल से समझते हैं इसको। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति तमिलनाडु में चोल वंश 9वीं से 13वीं सदी के दौरान बनाई गई। यह शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाती है और भारतीय मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इंग्लिश में वाले द फेमस ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ नटराज was created during the Chola dynasty, the 18th-13th century in Tamil Nadu. It represents Lord Shiva in his cosmic dance form and is a masterpiece of Indian bronze sculpture। तो इसको एडिशन देखने जानेंगे। चोल काल को दक्षिण भारत में कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। द चोल पीरियड is considered a golden age of art in South India। राजा राजराज राजा राजराज चोल और राजेंद्र चोल प्रसिद्ध शासक थे। राजा राजा राजराज चोला एंड राजेंद्र चोला वर प्रोमिनेंट रूलर्स। नटराज की मूर्ति विज्ञान भवन दिल्ली में भी प्रदर्शित है। नटराज स्टैच्यू इज आल्सो डिस्प्लेड एट विज्ञान भवन दिल्ली। इसे यूनेस्को द्वारा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में गिना गया है। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? Which was the first census year of India? ऑप्शन दे रखा है 1861, 1871, 1881, 1901। तो इसका आंसर होगा 1881। भारत की पहली जनगणना 1881 के अंदर हुई थी। चलो थोड़ी डिटेल से समझते हैं इसको। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई थी। उसके बाद से हर 10 वर्षों में जनगणना होती रही है। द फर्स्ट रेगुलर सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। सिंस देन इट हैज बीन कंडक्ट एवरी 10 years। एडिशन फैक्ट में जानेंगे। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई थी। The 2021 census was delayed due to COVID-19। जनगणना भारत सरकार का गृह मंत्रालय संचालित करता है। कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनगणना निदेशालय की स्थापना 1949 में हुई थी। सेंसस डायरेक्टोरेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। जनगणना का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजंता गुफा एक किस धर्म से संबंधित है? अजंता caves are primarily associated with the which religion? ऑप्शन दे रखा है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका उत्तर होगा। थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और इसमें कई चित्रित गुफाएं हैं जो महायान और हीनयान दोनों बौद्ध परंपराओं को दर्शाती है। Located in Maharashtra, Ajanta caves are associated with Buddhism. These painted caves represent both Mahayana and Hinayana tradition. एडिशनल फैक्ट के रूप में जानेंगे अपन। यह गुफाएं सेकंड शताब्दी बीसी से छठी शताब्दी सी के बीच बनी थी। बिल्ड बिटवीन सेकंड सेंचुरी बीसी एंड सिक्स सेंचुरी सीई। कुल 30 गुफाएं, देयर आर 30 केव्स इन टोटल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में घोषित। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड इन 1983। एल्लोरा गुफाएं भी पास में स्थित है जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म को समर्पित है। Nearly Ellora caves are dedicated to Hindu, Jain and Buddhist religion. क्या समझे आप? अजंता गुफाएं तो किस धर्म से संबंधित है? ओनली फॉर बौद्ध धर्म से। बट एलोरा गुफाएं कौन कौन सी किस किस से है? वो लगभग हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित है। समझ गया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर उससे पहले दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करो। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर was the Quiet Indian Movement launched? ऑप्शन देखा 1935, 1940, 1942, 1945। अब इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर शुरू हुआ था। 1942 पर डिटेल्स समझ लेते हैं इसको। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। On 8 August 1942 in Mumbai during the All India Congress Committee meeting, Mahatma Gandhi launched the Quit India movement with the slogan "Do or Die." एडिशनल फैक्ट के अंदर रनिंग अपन इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज अगस्त क्रांति। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली अरेस्टेड कांग्रेस लीडर। गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी को जेल भेजा गया। गांधी, नेहरू, पटेल और जेल। यह आंदोलन WW सेकेंड वार के दौरान हुआ था। हैपेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट आ गया जनरल साइंस का। तो दोस्तों अपन ने करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके दोनों पार्ट देख लिए और तीसरा पार्ट अपना जनरल साइंस का है जिसके अंदर हम रोजाना साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आज तक लास्ट 5 ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों का वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चनों को थोड़ा विशेष ध्यान से देखा करो और इसको नोटबुक में नोट भी किया करो। वैसे मैं इसकी PDF को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ तो इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना जनरल साइंस का। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स? ऑप्शन दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। थोड़ा डिटेल से इसको समझेंगे। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की जो पहले प्रभावशाली एंटीबायोटिक थी। यह खोज चिकित्सा विज्ञान में क्रांति लेकर आई। इंग्लिश में वाले। In 1928, Alexander Fleming discovered penicillin, the first effective antibiotic which revolutionized medical science.
एडिशन फैक्ट के रूप में जानेंगे। पेनिसिलिन फफूंदी मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। यह बैक्टीरिया को नष्ट करती है और वायरस पर असर नहीं करती। विश्व युद्ध में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। इसके बाद कई आधुनिक एंटीबायोटिक्स विकसित किए गए। बस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आप याद रखना, मतलब एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। डीएनए की द्विगुणी हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? Who discovered the double helix structure of DNA? ऑप्शन दे रखा है, चार्ल्स डार्विन, वाटसन और क्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर। तो इसका आंसर होगा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की, ऑप्शन नंबर बी। और डिटेल से समझ लेते हैं इसको। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। इस खोज से आनुवंशिकता और जीव विज्ञान को समझाना आसान हुआ। क्या समझे आप? 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। इस खोज से आनुवंशिकता और जीव विज्ञान को समझना आसान हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले, in 1953 Watson and Crick discovered the double helix structure of DNA, enabling better understanding of genetics। और एडिशन पर जानेंगे। डीएनए का नाम आ गया तो डीएनए की फुल फॉर्म करती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह सभी जीवों की आनुवंशिक जानकारी रखता है। रोजलिंड फ्रिकलिंग के डाटा ने इसमें मदद की थी। यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य की रक्त शुद्धिकरण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? What is the blood purification unit in human called? ऑप्शन दे रखा है, एल्वियोली, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और हार्मोन। तो ब्लड को प्यूरिफाई कौन करती है? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। चलो थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं इसको। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है जो रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त जल को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। इंग्लिश मीडियम वाले, नेफ्रॉन is the functional unit of the kidney that removes waste and excess fluid from the blood as urine। एडिशन फैक्ट के रूप में, हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यह बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल से बना होता है। रक्तचाप संतुलन में सहायता करता है। यह शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखता है। क्या समझिए आप? नेफ्रॉन का क्या कार्य रहेगा? एक तो ये अपने यूरिन को फिल्टर करेगा, मतलब ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन को बाहर कर देगा और जल को बाहर कर देगा। और ये अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको उसके अंदर भी संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? Which gas is the most abundant in the earth atmosphere? ऑप्शन दे रखा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी। थोड़ा डिटेल्स समझ लेते हैं इसको। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है, जिससे यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इंग्लिश मीडियम वाले, नाइट्रोजन constitutes about 78% of Earth atmosphere, making it the most abundant gas। फैक्ट में है ऑक्सीजन का अनुपात लगभग 21% है। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है, जीवों के लिए जरूरी होती है। नाइट्रोजन चक्कर में इसका महत्व है। वायुमंडल में नाइट्रोजन बिजली की गिड़गिड़ाहट से यौगिक बनाती है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू विच डिजीज? ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। रिकेट, रिकेट्स, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस, पेलाग्रा। आंसर क्या होगा? कैल्शियम की कमी से रोग कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी। थोड़ा डिटेल्स समझ लेते हैं इसको। कैल्शियम की कमी से हड्डियों की घनता घट जाती है और वे कमजोर हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कैल्शियम, इंग्लिश मीडियम वाले, कैल्शियम डेफिशिएंसी causes reduction in bone density and leads to osteoporosis, where bone become weak and brittle। एडिशन फैक्ट के अंदर क्या है? ये अधिकतर महिलाओं में रजोन निवृत्ति के बाद होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी क्या कार्य करता है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। दूध, पनीर, दही इसके अच्छे स्रोत हैं। नियमित व्यायाम हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और नियमित क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? Which gas is released during photosynthesis? ऑप्शन दे रखा है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी। थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। क्या समझे आप? प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और साथ में जड़ों के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है, और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने का निर्माण किया जाता है। और जब भोजन बनता है तो साथ में अपशिष्ट के रूप में मान लो या उत्सर्जन के रूप में मान लो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो अपने मनुष्य लोगों के लिए श्वसन के लिए काम आती है। इंग्लिश में वाली, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट use sunlight to convert carbon dioxide and water into food, releasing oxygen as a byproduct। एडिशन फैक्ट में क्या था? नहीं, यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोफिल हरे रंग के कारण होती है। क्लोरोफिल हरे रंग द्रव्य के कारण होती है। यह वातावरण को शुद्ध करता है, और इसका सूत्र भी कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या याद रखोगे? 6CO2 प्लस 6H2 सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं?
ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या था ग्लूकोज का, C6H12 है, O6 है, और साथ में एडिशन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, और जिसका फॉर्मूला क्या है, 6O2। ये संतुलित समीकरण है। तो ये साइंस का आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो थोड़ा क्लास को लाइक करना ना भूलो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हर सवाल आपको एक कदम आगे ले जाता है सिलेक्शन के रास्ते पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेहनत लगातार बनी रहे। कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ओके, जय हिंद दोस्तों।